Hello students, I am Mukesh Kumar, बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में अभी हम चल रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें हमें समय कुछ ज़्यादा लग रहा है और इसका रीज़न ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक अपने आप में ब्रॉडर ऑस्पेक्ट वाला टर्म है। ये एक अप्लाइड साइंस है। इसमें हम बायोलॉजी के तमाम जो फंडामेंटल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है, इसलिए बायोलॉजी के जो फंडामेंटल्स हैं उन फंडामेंटल्स को हमें सबसे पहले समझना होता है, तभी हम इसके अप्लाइड पोर्शन को समझ सकते हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है उनको भी हम यहाँ उन फंडामेंटल्स को भी क्लियर करते जाएंगे ताकि बायोटेक्नोलॉजी उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आए। इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन में हमें इतना समय लग रहा है। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की दो इम्पोर्टेंट टेक्निक हैं। यदि ये इम्पोर्टेंट टेक्निक हमें समझ में आ जाए तो हम बायोटेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कल हमने एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने समझा था कि किस तरह से इंसुलिन को बनाया जाता है। इंसुलिन जिसे हम हुमिलिन कहते हैं, इस हुमिलिन को किस तरह से बनाया गया, इसमें बताया था मैंने आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, यानी डीएनए में काट छाँट करते हैं। एक तरह से एक ऑर्गेनिज्म या किसी सेल के डीएनए को या जीन को हम दूसरी सेल या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। इसमें हमने समझा था कि हमारी पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, इन बीटा सेल से हमने इंसुलिन बनाने वाले जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटकर और ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने इंसर्ट किया था। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने कल्चर किया बायोरिएक्टर में और एक इंडस्ट्रियल लेवल पर हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, जिसे हमने हुमिलिन नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मैनिपुलेशन आता है, डीएनए में काट छाँट आती है, जिसमें हम किसी डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करके और उसे हम उस ऑर्गेनिज्म से काटकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ उसको इंसर्ट करते हैं और उससे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट टेक्निक आती है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर। तो स्टूडेंट्स, ये दो इम्पोर्टेंट टेक्निक हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इन इम्पोर्टेंट टेक्निक को अगर हम समझ जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए आसान हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें किस तरह से हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, और दूसरा इसमें आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम बेहतर तरीके से समझेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को कल हमने शुरू किया था, समय अभाव के कारण हमने इसको बहुत जल्दी में ख़त्म किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आज हम और ठीक से इसको समझेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी प्लांट की सेल को हम किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर रखते हैं। इस सेल को हम एक्स प्लांट कहते हैं। ये जो सेल है इसको हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लैब में, और ये सेल डिवाइड होना शुरू करती है। इस सेल के डिवाइड होने से बंच ऑफ सेल मिलता है। ये जो बंच ऑफ सेल है इसको हम कैलस नाम देते हैं। ये जो कैलस है, इस कैलस से हम सोमेटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं, यानी इसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम।
या फिर हम इस कैलस के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसको हम ठीक से समझेंगे, जिसमें हम बहुत ही कम समय में किसी प्लांट को लैब में बना सकते हैं। बड़ी संख्या में इस प्लांट को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं आगे। तो हमने कल शुरू किया था, इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वेरियस मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड इन बायोटेक्नोलॉजी which are useful in multiplication of plant conservation, crop improvement and production of desirable metabolites। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम प्लांट के कंजर्वेशन की बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम किस तरह से किसी प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं और किसी क्रॉप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो टेबल थी, उस टेबल को आज हम बहुत जल्दी से थोड़ा और ढंग से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसमें देख रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट या इकोनॉमिक वैल्यू वाला जो प्लांट होता है, इस प्लांट को हम बहुत ही कम समय में लैब में प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करना होता है। इसके लिए हम उस प्लांट की कोई सेल या रूट या स्टेम लेकर के उसे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर रखते हैं। इस सेल को हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये सेल डिवाइड होकर कैलस को बनाती है। ये जो कैलस है, इसको हम और टुकड़ों में काटकर और कल्चर प्लेट पर इसको रख सकते हैं और इन्हें भी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम। इनमें भी कैलस बनता है। जब हम प्लांट बनाते हैं तो ये जो कैलस है, इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, दो फाइटो हार्मोन्स का यूज़ करके हम इसमें रूट को और सूट को जनरेट करवाते हैं। तो रूट और सूट जब जनरेट होती है इसमें, तो एक प्लांट बनता है। इस प्लांट को हमने लैब में बनाया है। बहुत ही कम समय में इससे हम बड़ी मात्रा में प्लांट को बना सकते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो पार्ट किसी प्लांट का, जैसे सेल या रूट को लेकर के, और इसे हम बहुत ही कम समय में इसके द्वारा बहुत सारे प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू वाले और ऑर्नामेंटल जो प्लांट हैं, इनको कम समय में हम प्रोपेगेट कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। इसका यूज क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन का? यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड प्लांट क्लोन्स, यानी किसी प्लांट के क्लोन बनाने में। हमारे पास कोई अच्छी वैरायटी का प्लांट है, जैसे हम बात करते हैं ऑर्किड की कुछ स्पीसीज़ जैसे वांडा, इसको हम बहुत ही कम समय में इसकी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट चूँकि एक सेल से बनते हैं, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, क्योंकि हमने यहाँ एक ही सेल ली थी और उस सेल से हम हज़ारों लाखों की संख्या में प्लांट बना सकते हैं। ये जो प्लांट हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, इसलिए इन प्लांट्स को हम क्लोन कह सकते हैं। तो प्लांट क्लोन इसके द्वारा हम बना सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट स्पीसीज। रेयर प्लांट है कोई, इस रेयर प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं हम माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। उसकी एक सेल लेकर के उस सेल से कैलस बनाते हैं। कैलस से हम माइक्रो प्रोपेगेशन करके और बहुत सारे प्लांट लैब में बना सकते हैं। तो इस तरह से वो जो प्लांट रेयर था, उस रेयर प्लांट की बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं हम बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हम लैब में तैयार कर सकते हैं। एंड इन मल्टीप्लिकेशन एट लार्ज स्केल ऑफ
कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट। कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक वैल्यू वाले जो प्लांट हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट हैं, इनको हम बहुत ही कम समय में प्रोपेगेट कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसमें माइक्रो वर्ड आप समझ रहे हैं कि एक सेल हमने ली थी यहाँ, किसी प्लांट का एक बहुत ही छोटा पार्ट हमने लिया और उस एक सेल से हम हज़ारों की संख्या में प्लांट बहुत ही कम समय में लैब में बना सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक को हम नाम देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। दूसरा हम इसमें बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो स्टूडेंट्स, एक तो एम्ब्रियो बनता है गैमिट्स के फ्यूज़ होने से, यानी जब दो मेल और फीमेल गैमिट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जैसा कि हम समझते हैं। यहाँ जो एम्ब्रियो बन रहा है ये किसी सेल से बन रहा है, यानी ये सेल हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड सेल हो सकती है। इस यदि हमने यहाँ हैप्लॉइड सेल ली है तो इस हैप्लॉइड सेल को हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर रखते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और इससे कैलस बनाएंगे। ये जो कैलस है इससे हम फिर नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये जो प्लांट था ये हैप्लॉइड प्लांट होगा, यानी हमने यहाँ पर हैप्लॉइड सेल ली थी इसलिए ये प्लांट भी हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह से हम हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड प्लांट को जनरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो यहाँ जो एम्ब्रियो बन रहा है स्टूडेंट्स वो सोमेटिक सेल से बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो कैलस यहाँ बना है इस कैलस से हम प्लांट भी बना सकते हैं और इस कैलस से हम एम्ब्रियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो है ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एम्ब्रियो को हम बना सकते हैं। सोमेटिक सेल से बना है, ये गैमेट के फ्यूज़न होने से नहीं बना है, इसलिए इसको हम सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सोमेटिक क्लोन। सोमेटिक क्लोन स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी कि ऑर्किड की एक स्पीसीज जैसे कि वांडा, जिसकी एक सेल लेकर के और उस सेल से हम बड़ी संख्या में प्लांट को बना सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। ये सभी प्लांट चूँकि एक सेल से बने हैं इसलिए सभी का जेनेटिक मटेरियल सेम है। जेनेटिक लेवल पर जो सेम है तो हम समझ सकते हैं कि वो आइडेंटिकल होंगे, यानी ये क्लोन कहलाएंगे और इनको हम सोमेटिक क्लोन कहेंगे, क्योंकि ये सोमेटिक सेल से क्लोन बने हैं इसलिए इनको हम सोमेटिक क्लोन्स कहते हैं। क्या यूज़ है इनका? इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में इनका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कल एक कमेंट्स आया था जिसमें पूछा गया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और उसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो किसी प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया की बॉडी में बनते हैं। ये जो सब्सटेंस हैं इनका उस प्लांट, बैक्टीरिया या फंजाई की डायरेक्ट ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनका उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है। तो ऐसे सब्सटेंस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल अपन ले सकते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड का डायरेक्ट रोल होता है किसी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में, उसकी बॉडी की ग्रोथ में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्केलॉइड्स, जैसे कि निकोटीन। ये जो एल्केलॉइड्स हैं इसका प्लांट की ग्रोथ में और उसके रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है। जैसे हम समझ सकते हैं निकोटीन, कोकीन, इनका हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू है, इनसे हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये, प्लांट के लिए या किसी फंजाई, बैक्टीरिया के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, लेकिन हमारे लिए यूज़फुल होते हैं ये।
नेक्स्ट हम समझते हैं स्टूडेंट्स हैप्लॉइड प्लांट कल्चर। हैप्लॉइड प्लांट कल्चर वही हमने बताया था कि किसी प्लांट की हैप्लॉइड सेल कहाँ से मिलेगी हमें। तो हैप्लॉइड सेल के लिए हम किसी पोलन ग्रेन को ले सकते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है, हैप्लॉइड सेल है, इसको हम जब कल्चर मीडियम पर रखेंगे तो इससे जो प्लांट मिलेगा हमें वो हैप्लॉइड प्लांट कहलाएगा। तो इसको हम हैप्लॉइड प्लांट कल्चर कहते हैं। इसका क्या यूज़ है हमारे लिए? डेवलपमेंट ए प्योर लाइन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम किसी प्योर प्लांट का यूज़ करते हैं, तो प्योर प्लांट या प्योर लाइन को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम हैप्लॉइड प्लांट को काम में लेते हैं, और ये जो हैप्लॉइड प्लांट है इनको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इनका यूज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं इसमें शूट एपेक्स कल्चर। स्टूडेंट, शूट एपेक्स प्लांट का वो पार्ट है जिसमें मेरिस्टेम पाया जाता है, यानी कोई भी प्लांट, इस प्लांट में जो शूट एपेक्स वाला पार्ट है, इस शूट एपेक्स में मेरिस्टेम होता है। ये जो मेरिस्टेम है, इस मेरिस्टेम की सेल्स बहुत फास्ट डिवाइड होती है, इसलिए इस प्लांट की पूरी बॉडी में वायरस हो सकता है, लेकिन इसके शूट एपेक्स में कोई वायरस नहीं रह सकता। तो इन मेरिस्टेम की सेल्स को हम निकाल करके और इनको हम कल्चर करते हैं। तो ये जो सेल थी ये वायरस फ्री सेल है, इससे जो प्लांट बनेगा ये प्लांट भी वायरस फ्री प्लांट होगा। तो बहुत सारी जो प्लांट डिजीज़ हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए हम शूट एपेक्स कल्चर टेक्निक का सहारा लेते हैं। जैसे पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ जो कि पोटैटो में होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम शूट एपेक्स कल्चर को अपनाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट इसका यूज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन। आर्टिफिशियल सीड क्या होता है? आर्टिफिशियल सीड कैल्शियम या सोडियम एल्जिनेट का एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के अंदर हम किसी एम्ब्रियो को रखते हैं, प्लांट एम्ब्रियो, और इसमें इस एम्ब्रियो के लिए फूड को रखा जाता है। इसके अलावा फाइटो हार्मोन्स इसमें रखे जाते हैं, और कुछ केमिकल जो, जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ एंटी बायोटिक्स भी यहाँ पर रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये सीड हमने बनाया है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। ये आर्टिफिशियल सीड नॉर्मल सीड के जैसे ही होते हैं। इनका यूज क्या है हमारे लिए? डेवलपमेंट ऑफ कैप्सुलर राउंड द सोमेटिक एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स, ये था कि हमने इन टेक्निक्स को समझा कि क्या होती है माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या होता है सोमेटिक एम्ब्रियो, और क्या है सोमेटिक क्लॉन्स। तो ये जो टर्मिनोलॉजी थी इसको हमने आज अच्छे से समझा है। आशा करता हूँ कि ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कह चुका हूँ आपको, इंट्रोडक्शन यदि हमें ठीक से समझ में आता है और बायोलॉजी के फंडामेंटल्स हमें अगर क्लियर हैं तो हमें बायोटेक्नोलॉजी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के फंडामेंटल्स में कुछ कमी है तो उनको हम बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस साइंस है, आप समझ सकते हैं, ये अप्लाइड साइंस है, तो इसमें फंडामेंटल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें टाइम लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ठीक से कॉन्सेप्ट को समझते जाएं और वीडियो को ज़रूर देखें, आप पूरा वीडियो देखें। तो स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।